डियर स्टूडेंट्स, आज मैं सर्वेइंग की एक नई वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ। इस वीडियो सीरीज़ में आज हम इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग के बारे में स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग के इस वीडियो लेक्चर में हम निम्नलिखित टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे जो निम्नानुसार हैं। पहला, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्वेइंग। दूसरा, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग। तीसरा, प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग एंड अदर इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स अबाउट द सर्वेइंग। सर्वेइंग हम समझते हैं कि आखिर सर्वेइंग होता क्या है। जनरल मीनिंग की यदि बात करें तो सर्वेइंग का मतलब होता है टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फील्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़। यदि आप कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं और उसके बारे में यदि जानकारी इकट्ठी करना हो किसी भी फील्ड से, तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? सर्वेइंग। सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेइंग का मतलब होता है, सर्वेइंग एक बेसिकली आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन है जिसमें हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट की रिलेटिव पोजीशंस को प्राप्त करते हैं ऑन, एबव और बिलो द अर्थ सरफेस। कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पर कहाँ पर स्थित है, यदि वो अर्थ से ऊपर स्थित है तो कितनी हाइट पर स्थित है, और यदि अर्थ सरफेस के नीचे स्थित है तो कितनी डेप्थ पर स्थित है। ये सब चीज़ें हम सर्वेइंग की हेल्प से पता कर सकते हैं। अब होता है ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग का उद्देश्य क्या है, आखिर हमें सर्वेइंग को क्यों पढ़ना पड़ता है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। बेसिकली सर्वेइंग का मुख्य उद्देश्य किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव पोजीशन को प्राप्त करना कि वो अर्थ सरफेस पर है या अर्थ सरफेस के ऊपर है या अर्थ सरफेस के नीचे है। मैंने 3 डायग्राम शो किए गए हैं। एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है जिसमें पहले केस में वो अर्थ सरफेस के ऊपर है, दूसरे में वो अर्थ सरफेस पर स्थित है और तीसरे में वो अर्थ सरफेस के बिलो स्थित है। लेकिन इस कंडीशन में हमें उस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है कि यदि वो अर्थ सरफेस के ऊपर है तो कितना ऊपर है, या अर्थ सरफेस पर स्थित है तो कहाँ पर स्थित है, और यदि वह ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के नीचे स्थित है तो कितनी डेप्थ पर है। मतलब हमें ये तो कंडीशन पता है कि एक पोजीशन में वो ऊपर है, एक में अर्थ सरफेस पर है और एक में अर्थ सरफेस के नीचे है। तो यही इसकी पोजीशन को फिक्स करना कि वो कहाँ पर स्थित है, यह किसके द्वारा किया जाएगा? सर्वेइंग की हेल्प से किया जाएगा। अब हम कोई भी ऑब्जेक्ट यदि अर्थ सरफेस से ऊपर है तो कहाँ पर स्थित है, इसको हम एक किसी रेफरेंस लेवल के थ्रू बताएंगे। फॉर एग्जांपल एक जनरल उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप घर पे हैं और आपके घर की छत 12 फीट ऊपर डली हुई है। तो जो घर की छत है वो 12 फीट अपन से कहाँ से लिया है? अपने फर्श से या फ्लोर से उसको मेजर किया है, उसकी छत की हाइट को। तो यहाँ पे जो अपने घर का फ्लोर है वो क्या है? एज अ रेफरेंस प्लेन। लेकिन इंजीनियरिंग सर्वे में हम किसी भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर स्थित है, कि मतलब अर्थ सरफेस से कितने ऊपर है या कितने नीचे स्थित है, इसको मेजर करते हैं एक रेफरेंस प्लेन से मेजर करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से यहाँ पे मतलब होता है कि जो समुद्र का एवरेज वाटर लेवल, या कितनी कहाँ पर जो एवरेज कंडीशन में जो हाइट रहती है या जो पोजीशन रहती है वाटर सरफेस की समुद्र के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? मीन सी लेवल। ओके। अब जैसे आपने सुना होगा कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट है 8,848 मीटर है। लेकिन हमारे मन में एक डाउट होता है कि ये 8,848 मीटर आखिर कहाँ से मेजर किया है, किस पोजीशन से मेजर यह डिसाइड किया गया है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर है। इसके लिए आपका जवाब है कि जो समुद्र की मीन सी लेवल है वहाँ से हमारा क्या है? उसकी हाइट 8,848 है। भारत में जो ब्रिटिश इंडिया था, जब भारत गुलाम था, तो उस समय पे जो मीन सी लेवल कहाँ का लिया जाता था? कराची का लिया जाता था। तो कराची में जो समुद्र का पानी है उसकी टॉप सरफेस से जो हाइट होगी माउंट एवरेस्ट की चोटी की, वो कितनी थी? 8,848 मीटर।
लेकिन अब जब से भारत इंडिपेंडेंट हुआ है तो भारत में जो भी हाइट मेजर की जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो मुंबई के मीन सी लेवल से डिसाइड की जाती है। ओके। अब दूसरा होता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से कितना नीचा है, तो मान लीजिए कि अर्थ की टॉप सरफेस को अपन ने क्या ले लिया, एक रेफरेंस प्लेन ले लिया, और उस रेफरेंस प्लेन से अपन ने उसकी डेप्थ पता कर ली कि भैया अर्थ सरफेस से 10 मीटर नीचे है या 20 मीटर नीचे है या 50 मीटर नीचे है। दूसरे नंबर पे है अर्थ सरफेस पे है। ये तो हमने बोल दिया कि अर्थ सरफेस पर है ये ऑब्जेक्ट, लेकिन अर्थ सरफेस में भी कहाँ पर स्थित है, तो इसको अपन किसके द्वारा मेजर करते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से हम उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पता कर सकते हैं। या एक आप उदाहरण से समझ लीजिए, मान लीजिए कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और हमें वहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, वहाँ पे एक मतलब कमरे के फर्श पर एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो उसकी पोजीशन को पता करना है। तो मान लीजिए कि एक एक्सिस कमरे की एक दीवार को रिप्रेजेंट कर रही है, वाई एक्सिस एक दूसरी दीवार को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक्स एक्सिस से वह वाई डिस्टेंस पे स्थित है और वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर स्थित है। मतलब हमें यदि उस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट पता हों तो हम यह बता सकते हैं कि वह ऑब्जेक्ट कमरे में कहाँ पर रखा हुआ है। सेकंड ऑब्जेक्ट है शर्बिंग का, टू मार्क द पोजीशन ऑफ प्रपोज्ड स्ट्रक्चर ऑन ग्राउंड। अब मान लीजिए कि आप कोई स्ट्रक्चर है उसको ग्राउंड पर बनाना चाहते हैं कहीं पर, तो उसकी पोजीशन को यदि आप मैप पर मार्क करना चाहते हैं तो वह किसकी हेल्प से किया जाएगा, सर्वेइंग की हेल्प से किया जाएगा। तो पहले मान लीजिए कि आप एक स्कूल बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो स्कूल के सामने से एक रोड है, तो हमने स्कूल बिल्डिंग की रेफरेंस पोजीशन कैसे बताई है कि वह उसका फ्रंट जो बाउंड्री है स्कूल की वो रोड से 20 मीटर दूरी पर है, और जो फेंस लगाई है मैंने तारों की, जो लेफ़्ट साइड की बाउंड्री है वो कितने मीटर पे है, 10 मीटर पे है। अब एक दूसरा एक पेड़ लगा हुआ है, उसकी पोजीशन को यदि मैं मार्क करना चाहता हूँ तो मैंने देखा कि जो रोड का एक 10 किलोमीटर का स्टोन है उसके पास में, तो 10 किलोमीटर स्टोन से 45 डिग्री एंगल पे यदि एक लाइन 30 मीटर की लंबी डाली जाए तो हमें किसकी पोजीशन मिल जाएगी, उस पेड़ की पोजीशन मिल जाएगी। अब आप एक यहाँ पर देख रहे होंगे कि कैट टावर्स हैं या इलेक्ट्रिक टावर्स हैं, इसकी पोजीशन को मैं पता करना चाहता हूँ तो मैंने देखा कहीं पे इस रोड का 11 किलोमीटर का स्टोन है और वहाँ से यदि हम परपेंडिकुलर 30 मीटर नाप लें तो किसकी पोजीशन मिल जाएगी, उस इलेक्ट्रिक टावर की। तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू मार्क द पोजीशन ऑफ प्रपोज्ड स्ट्रक्चर ऑन द ग्राउंड। तीसरा ऑब्जेक्टिव जो होता है सर्वेइंग का, बेसिकली किसी भी टू डिटरमाइन द एरिया, वॉल्यूम एंड अदर रिलेटेड क्वांटिटीज़। अब मान लीजिए कि कोई एक तालाब है, एक पॉन्ड है। अब हम यह पता करना चाहते हैं कि उस तालाब में कितने लीटर पानी को हम स्टोर कर सकते हैं। तो यह कैसे पता चलेगा, उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमें उस तालाब का। तो यह कैसे संभव है, सर्वेइंग के द्वारा हम उस तालाब का वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। या दूसरा है कोई गांव है, उसका हमें एरिया निकालना है, तो उस गांव का जो एरिया है वो किसकी हेल्प से निकाला जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ सर्वेइंग। प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग का प्राइमरी क्लासिफिकेशन बेसिकली अर्थ के कर्वेचर पर बेस्ड है। अब चूँकि हम जानते हैं कि जो अर्थ का सरफेस है वो लगभग स्फेरिकल सरफेस है, और वो सरफेस कैसा है, चूँकि गोलाकार है अर्थ, तो उसकी जो सतह होगी टॉप सरफेस वो कैसी होगी, कर्व्ड शेप की होगी। तो जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन होता है वो सर्वेइंग का, वो किस पर बेस्ड है, सर्वेइंग कर्वेचर ऑफ अर्थ पर बेस्ड है। अब चूँकि जो अर्थ का शेप होता है, जो आकार है वो कैसा है, ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप का है, मतलब वो पूरी तरीके से गोलाकार नहीं है, वो कैसा है, ऑब्लेट स्फेरॉइड। अब हम यह समझते हैं कि ये ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप आखिर होता क्या है। पहला आप फिगर देखिए, मैंने एक स्फीयर बनाया हुआ है, एक गोलाकार, मतलब एक गेंद की शेप की आकृति बनाई है। अब किस चीज़ को हम स्फीयर बोलेंगे,
तो यदि हम उसके सेंटर पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में रेडियस मेजर करें, कोई भी डायरेक्शन हो, और यदि वो रेडियस हर एक डायरेक्शन में बराबर आए तो वो कैसा होगा, स्फीयर शेप होगा, मतलब लाइक अ गेंद की तरह। तो आप देखिए पहले फिगर में मैंने 3 डायरेक्शन में जनरली इसकी रेडियस को शो की है और ये तीनों डायरेक्शन में कैसी है, बराबर है, ए ए ए। अब दूसरा मैंने शेप किया है, एक अंडाकार शेप बनाया है, लेकिन अंडाकार शेप भी 2 तरीके का हो सकता है। पहला शेप होता है जो मैंने वर्टिकल अंडाकार शेप शो किया गया है, उसको बोलते हैं प्रोलेट स्फेरॉइड। प्रोलेट स्फेरॉइड में सिंपल सा मतलब है, यदि हम वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी रेडियस क्या मान लें, सी मान लें, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेडियस क्या मान लें, ए मान लें, और यदि हॉरिजॉन्टल रेडियस वर्टिकल रेडियस से कम होगी तो उस अंडे को क्या बोला जाएगा, प्रोलेट स्फेरॉइड। ओके, अब होता है अपना तीसरा। ये भी मैंने एक अंडाकार आकृति बनाई हुई है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑबलेट स्फेरॉइड। ऑबलेट स्फेरॉइड एक ऐसी एक ओवल शेप या अंडाकार आकृति होती है या फिगर होता है जिसका वर्टिकल डायरेक्शन में यदि रेडियस सी मान लें और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेडियस क्या मान लें, ए, तो इस केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की रेडियस वर्टिकल रेडियस के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, यानी ए इज़ ग्रेटर देन सी। ये कहलाता है ऑबलेट स्फेरॉइड। तो जो हमारी धरती है या अर्थ है उसका शेप किस टाइप का है, ऑबलेट स्फेरॉइड शेप का है, मतलब उसकी वर्टिकल डायरेक्शन की रेडियस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की रेडियस के कंपैरिजन में कैसी है, छोटी है, यानी सी इज़ लेस देन ए या ए इज़ ग्रेटर देन सी। ओके, अब मैंने फिगर में अर्थ के शेप को शो किया गया है जो किस तरीके का है, ऑबलेट स्फेरॉइड शेप का है, जिसमें 4 डायरेक्शन में है, एन एस ई डब्ल्यू। जो एन एस डायरेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, हम पोलर एक्सिस बोलते हैं, और जो ई डब्ल्यू यानी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन होती है वो क्या कहलाती है, इक्वेटोरियल एक्सिस बोलते हैं। तो नॉर्थ टू साउथ तक की जो लेंथ या पोलर एक्सिस की लेंथ है अर्थ में 12,713.168 किलोमीटर है, और जो इक्वेटोरियल एक्सिस है उसकी लेंथ कितनी है, 12,756.602 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डाया है या इक्विलेटरल एक्सिस है वो पोलर एक्सिस से कितनी है, ज़्यादा है। तो इस वजह से ये इसका शेप अर्थ का कैसा है, ओबलेट स्फेरॉइड शेप का है। अब आप फिगर को यदि ध्यान से देखेंगे तो यह पाएंगे कि जो पोलर एक्सिस है मतलब एन टू एस डायरेक्शन में जो डेप्थ है अर्थ की वो लेस है इक्विलेटरल एक्सिस की या ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जो अर्थ की लेंथ है, और जो जनरली कितनी कम होती है, 43.434 किलोमीटर के लगभग कम होती है, या ऐसे परसेंटेज में बोला जाए तो 0.34% कम है पोलर एक्सिस इक्विलेटरल एक्सिस के कंपैरिजन में। लेकिन चूंकि हम अर्थ को जब एज ए स्टडी करते हैं उसकी, तो उसका शेप एक परफेक्ट स्फीयर मान ले, तो उस केस में अर्थ की जो एवरेज रेडियस होती है वो होती है 6,370 किलोमीटर। चूँकि जो प्राइमरी डिवीज़न या क्लासिफिकेशन है सर्वेइंग का वो बेसिकली किस पर बेस्ड है, अर्थ की कर्वेचर पर बेस्ड है। तो कर्वेचर के आधार पर सर्वेइंग को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, एक होता है प्लेन सर्वेइंग और दूसरा होता है जियोडेटिक सर्वेइंग। अभी प्लेन सर्वेइंग क्या होता है, प्लेन सर्वेइंग में हम अर्थ का जो कर्वेचर है मतलब जो कर्व्ड शेप है उसको अपन निगलेक्ट कर लेते हैं और यह मान लेते हैं कि अर्थ पूरी तरीके से कैसी है, समतल है, फ्लैट है, लाइक अ फ्लोर की तरफ जो अपने घरों का फर्श होता है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, इस तरीके की मान लेते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पे आपको 4 प्लम बॉब शो किए गए हैं। प्लम बॉब बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम वर्टिकल डायरेक्शन को पता करते हैं, या इसे हम हिंदी में शाहल बोलते हैं। तो मैंने 4 प्लम बॉब लटकाए हुए हैं।
तो जो परम्बॉब के द्वारा जो लाइन शो की जाती है उसको हम प्लम लाइन बोलते हैं और इसी को ही वर्टिकल लाइन कहा जाता है। अब जो वर्टिकल लाइन से जो लाइन 90 डिग्री का कोण बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो प्लेन सर्वेइंग का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसमें जितनी भी प्लम्ब लाइन होती हैं या वर्टिकल लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के कैसी होती हैं, पैरेलल्स होती हैं। ओके। और प्लेन सर्वेइंग हम केवल सेफली 201 ऐसे एरिया तक कर परफॉर्म कर सकते हैं जिसका एरिया 250 स्क्वायर किलोमीटर से कम हो। यदि किसी एरिया में हम सर्वे कर रहे हैं और उसका यदि क्षेत्रफल 250 वर्ग किलोमीटर या 250 स्क्वायर किलोमीटर से कम होता है तो वहाँ पर प्लेन सर्वेइंग के प्रिंसिपल अप्लाई किए जाते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जब आपने बताया है कि जो अर्थ का शेप है वो ऑब्लेट स्फेरॉइड है या स्फेरिकल शेप का है, तो अगर आप अर्थ की सरफेस को फ्लैट मान लेंगे तो जो हम सर्वे करेंगे वो गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में तो अर्थ सरफेस समतल है ही नहीं है। तो आप ऐसा क्यों मानते हैं, इसका मैं जवाब देता हूँ। पहला आप डायग्राम को ध्यान से देखिए। ए डायग्राम को मैंने अर्थ की सरफेस का कुछ पोर्शन ए बी शो किया गया है। तो जो ए बी शो किया गया है तो टॉप सरफेस है वो कैसी सरफेस होगी, कर्व सरफेस होगी। और ए और बी पॉइंट को एक हॉरिजॉन्टल या स्ट्रेट लाइन के द्वारा भी कनेक्ट किया गया है। जो डॉटेड लाइन बनी है वो क्या कहलाएगी, कॉर्ड ऑफ दैट कर्व सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे मान लीजिए जो आर्क है अर्थ सरफेस की ए बी, उसकी लेंथ एल है और उस आर्क को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन यानी कॉर्ड वो ए बी जिसके ऊपर मैंने बार लगाया है उसकी लेंथ क्या है, एल डैश। अब हमने यह पाया जब उसका सर्वेइंग किया हमारे सर्वेयर्स ने, तो जो कर्व्ड लेंथ है यदि उसकी लंबाई 18.20 किलोमीटर हो, मतलब यदि हम आर्क जो ए बी है उसकी लेंथ 18.20 किलोमीटर हो और जो हमारी 18.20 किलोमीटर वाली जो कॉर्ड है ए बी कॉर्ड यानी जो स्ट्रेट लाइन है उसकी लेंथ अपन एल मान लें, तो ए बी कर्व्ड लेंथ माइनस ए बी स्ट्रेट लाइन का जो डिफरेंस होगा वो केवल 10 mm का मतलब होगा। यानी इसमें सिंपल सा मतलब है कि आप पहले मान लीजिए अर्थ कैसी है, स्फेरॉइडल शेप की है, जैसी है उसको तो उसमें 18.20 किलोमीटर की लंबाई की आर्क को मेजर कर लीजिए। अब जो आर्क का पॉइंट ए है और बी है उसको एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा मिला दीजिए, तो इन दोनों लंबाइयों में केवल 10 mm या 1 सेंटीमीटर का फर्क आएगा। तो कोई विशेष फर्क नहीं आ रहा। चाहे आप कर्व लेंथ नापेंगे तो वो कितना आ रहा है, 18.20 किलोमीटर आ रहा है, और यदि स्ट्रेट डिस्टेंस मेजर करते तो ये आता 18.20 किलोमीटर माइनस 10 mm, केवल 10 mm छोटी है। ए बी कर्व लेंथ माइनस ए बी स्ट्रेट लेंथ का जो डिफरेंस है वो 10 mm या 1 सेंटीमीटर है, और जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से हम प्लेन सर्वेइंग को कंसीडर करते हैं। ओके, अब दूसरा क्या कारण है, मैंने एक ए बी सी ट्राइंगल बनाया है और एक ट्राइंगल कैसा बनाया है, ए डैश बी डैश सी डैश। ओके, तो ए बी सी ट्राइंगल में इसकी तीनों साइड्स हैं वो कैसी हैं, स्ट्रेट हैं। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, प्लेन ट्राइंगल। लेकिन जो ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश है इसकी सभी साइड्स कैसी हैं, कर्व शेप की हैं। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, स्फेरिकल ट्राइंगल। अब मान लीजिए आप अर्थ सरफेस पर 3 पॉइंट लीजिए, ए डैश बी डैश सी डैश, और इससे जो ट्राइंगल बनेगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल ट्राइंगल। और यदि एरिया इसका 195 वर्ग किलोमीटर हो और एक फ्लैट समतल क्षेत्रफल लीजिए 195 का स्क्वायर किलोमीटर का, उस पर ए बी सी ट्राइंगल बनाइए।
और इन दोनों ट्राइंगल का जो इंटरनल एंगल है ABC और इस केस में A', B', C' के योग का अंतर केवल 1 सेकंड के बराबर होगा। यदि हमने दो ट्राइंगल लीजिए, एक प्राइम ट्राइंगल लीजिए 195 वर्ग किलोमीटर का, एक स्फेरिकल ट्राइंगल लीजिए 195 वर्ग किलोमीटर का, तो इनके जो इंटरनल एंगल की सम का डिफरेंस केवल 1 सेकंड के बराबर होगा, मतलब नथिंग, नेग्लिजिबल। यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लाइन ट्रायंगल माइनस एंगल A' प्लस एंगल B' प्लस एंगल C' और स्फेरिकल ट्रायंगल, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 सेकंड के बराबर है। मतलब 250 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर तक की एरिया में कर्व सरफेस और फ्लैट सरफेस में किसी प्रकार का विशेष अंतर नहीं आता है। इस वजह से हम प्लेन सर्वेइंग में अर्थ के कर्वेचर को निगलेक्ट कर देते हैं। अब दूसरा होता है जियोडेटिक सर्वेइंग। जियोडेटिक सर्वेइंग में हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हैं। ओके, मतलब इसमें यह माना जाता है कि जो अर्थ की सरफेस है वो एक कर्व्ड सरफेस है। तो अर्थ सरफेस पर दो पॉइंट्स पर मिलाने वाली लाइन कैसी होगी, एक कर्व्ड लाइन होगी। साथ ही अर्थ सरफेस पर जो ट्राइंगल बनेगा ABC वो कैसा होगा, एक स्फेरिकल ट्राइंगल होगा। अब इसके बारे में अपन समझते हैं। अब मान लीजिए अब 4 प्लम बॉब लीजिए, तो प्लम बॉब के द्वारा जो लाइन शो की जाएगी वो क्या कहलाएगी, प्लम लाइन। प्लम बॉब को हम हिंदी में शाफल भी बोलते हैं। जो कारीगर कॉलम की वर्टिकल हाइट, वर्टिकलिटी की मतलब वो सीधा है या नहीं है इसको चेक करते हैं, वो क्या कहलाता है, प्लम बॉब। तो जो प्लम लाइन होती है चूँकि वो क्या कहलाती है, वर्टिकल लाइन। तो जियोडेटिक सर्वेइंग के केस में जो प्लम्ब लाइंस होती हैं वो अर्थ के सेंटर पे मर्ज हो जाती हैं, मतलब इंटरसेक्ट करती हैं। आप फिगर में देख रहे होंगे कि 4 प्लम्ब बॉब हैं, तो इसकी 4 प्लम्ब लाइन हैं जो आपस में कहाँ पे मिल रही हैं, फाइनली सेंटर ऑफ अर्थ पर। अब जिस अर्थ सरफेस को अब आप कंसीडर कीजिए, जिस पॉइंट पर एक प्लम्ब लाइन अर्थ सरफेस को इंटरसेक्ट करती है और वहाँ पे यदि अपन एक टेंजेंट लाइन डालें उस अर्थ सरफेस पर, तो वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो प्लेन सर्वेइंग के केस में क्या होता था कि जो प्लम्ब लाइन होती थी वो सभी एक दूसरे के पैरेलल होती थी, लेकिन जियोडेटिक सर्वेइंग के केस में प्लम्ब लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं, बल्कि यह सेंटर की तरफ मर्ज होती हैं या सेंटर पर इंटरसेक्ट करती हैं या सेंटर पर मिल जाती हैं। ओके, यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।